हे गाइस, तो हम एक ऐसी सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल की है। इस साइंस फिक्शन सीरीज को रिलीज किया है नेटफ्लिक्स ने, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। तो बिना किसी देरी के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होते ही हमें अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बोट होती है और उसमें हम 3 लड़कियों को देख पाते हैं जो कि अपनी ट्रिप की प्लानिंग कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ये लड़कियां बाहर आती हैं और एक दूसरे के साथ में एंजॉय करने लगती है, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि पूरे शहर की बिजली कट चुकी है और तभी इनको दूर नियॉन क्लाउड नजर आने लगता है। ये ऐसा होता हुआ देखकर काफी घबरा जाती है और अपने फोन्स को चेक करने लगती है। जैसे इनमें से एक लड़की अपने फोन को अंदर आकर चेक कर रही होती है और तभी ये देख पाती है कि उसकी दोनों फ्रेंड एकदम से नीचे गिर चुकी है और उन्हें देखने से भी ऐसा लग रहा होता है कि उनकी मौत हो चुकी है। और तभी स्नोफॉल होने लगता है, यानी कि बर्फ गिरने लगती है। यहाँ पर अजीब बात ये थी कि इस टाइम पर स्नोफॉल कैसे आ गया। अब ये लड़की अंदर से ही सब कुछ देख रही होती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग सड़कों पर आकर किसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही हम एक गाड़ी में 3 दोस्तों को देख पाते हैं, ओबान, रूसो और उसका ब्रदर इन लॉ ओमार। ये तीनों प्रोटेस्ट के बीच में फंस चुके थे। तभी इनके पास में एक आदमी आता है और इनकी गाड़ी पर एक स्माइली बनाकर चला जाता है। अब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ले लेते हैं और उस रास्ते में इन्हें 4-5 फायर ट्रक्स भी देखने को मिलते हैं। ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस शहर में क्या हो रहा है। अब ये लोग वहाँ से निकलकर वेसेंटे नाम के आदमी के गैराज में आते हैं, जहाँ पर ये न्यूज में देखते हैं कि सभी लोग ब्लैकआउट होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये तीनों यहाँ से निकलकर टानो और लोकस के पास में जाते हैं। वहीं पर इन्हें बाहर टानो की वाइफ एना मिलती है, जो कि इनको देखकर बहुत ही खुश होती है। एना के हाथ में कुछ किताबें होती हैं जिनको वो फेंकने के लिए जा रही होती है। तो हुबान एना की मदद करने के लिए उसके साथ में चला जाता है। हुबान कहता है कि क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम इन किताबों को फेंक रही हो। आगे सभी दोस्त एक जगह मिलकर पत्ते खेल रहे होते हैं, जहाँ पर ओमार टानो की चीजों को इधर उधर हाथ लगा रहा होता है। टानो को बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी चीजों को छुए, और वैसे भी टानो को ओमार बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इनका गेम चल ही रहा होता है, तभी बेसेंटे इनके लिए एक वाइन लेकर आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ की बिजली भी चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही इनके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और तो और टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया था। तभी टानो की वाइफ एना सभी को आवाज देती है कि बेसेंटे को कुछ हो गया है, मैंने अभी अभी उसे गिरते हुए देखा है। तभी इनको बाहर बर्फ गिरती हुई दिखाई देती है। एना उसे देखकर कहती है कि मुझे लग रहा है कि हवा में कुछ तो है, जिसकी वजह से बेसेंटे भी नीचे गिर गया। साथ ही वो अपने पति को बाहर जाने से भी मना करती है, क्योंकि हवा में कुछ जहरीला भी हो सकता है और बाहर गाड़ियां भी आपस में टकरा रही होती हैं। इस टाइम इनके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी जहां पर सेल फोन के साथ में लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। रूसो बाहर जाने के लिए इनसे लड़ने झगड़ने लगता है, लेकिन वो अपने सिर को ढककर जैसे ही बाहर जाता है तो अचानक से वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब रूसो को ऐसे गिरते हुए देखकर ये सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। पूरा शहर बर्फ की चपेट में था। इनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय घर में बैठने के। हुआन को अपनी बेटी और अपनी वाइफ की बहुत ही चिंता हो रही थी, लेकिन ये यहाँ से ना तो फोन कर सकते थे और ना ही चल के जा सकते थे। तभी गैरेज के दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये एक लड़की होती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर पास में ही डिलीवरी करने के लिए आई थी, प्लीज मेरी मदद करो और मुझे अंदर आने दो। ये लोग काफी मशक्कत के बाद में उस दरवाजे को खोलते हैं। टानो अपनी बंदूक लेता है और गेट पर तान कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे हालात में ऐसा करना ही बेहतर होगा। ये उस लड़की को अंदर लेते हैं जो कि ठंड से कांप रही होती है। इस लड़की से पूछताछ करने पर ये बताती है कि मैं अपने भाई की जगह यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आई थी। मेरी साइकिल के हैंडल से एक स्क्रू निकल गया था, तो इसमें बेसेंटे ने मेरी हेल्प की और उसने ही मेरी जान बचाई है। इसके बाद ओवान और टानो एक सुरंग से होते हुए पीछे की ओर जाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह बर्फ से बचते हुए गाड़ी के पास में जाया जाए। ओवान किसी तरह अपने आप को ढककर गाड़ी में पहुंच जाता है, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये सभी केयरफुली घर के अंदर आकर डिस्कस करने लगते हैं। ये लोग अंदर बैठकर सोच रहे होते हैं कि या तो कोई बम फटा है, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम गड़बड़ा गया है। तभी अपने पड़ोसी को लाइट की मदद से सिग्नल भेजते हैं, लेकिन वो जैसे ही अपनी खिड़की खोलता है तो वो तुरंत ही मारा जाता है। अंदर से उसकी वाइफ आती है तो वो भी तुरंत ही वहीं पर मारी जाती है। ये सब देखने के बाद में हुआन काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये कहता है कि मेरी वाइफ जल्दी उठकर बाहर निकलती है और इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। टानो और उसकी वाइफ उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। तो ये सभी उसे यहाँ से भेजने के लिए रेडी करने लगते हैं। उसके हाथ पैरों में पॉलीथीन और उसके चेहरे पर मास्क लगा देते हैं और उसके बाद हुआन धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए बाहर चला जाता है। वो देखता है कि पूरा शहर बर्फ से ढक चुका है, लोग मरे पड़े हैं। हुआन को ऐसे जाते हुए देखकर उसके दोस्त उसे अंदर से ही गुड लक कहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे लोगों की लाशें मिलना स्टार्ट हो जाती है। पूरा शहर शमशान बन चुका था। चारों तरफ लोगों की लाशें ही लाशें बिछी पड़ी थी। ये मंजर एकदम भयानक था। इस बर्फ की चपेट में इंसानों के साथ में जानवर भी मर रहे थे। इसी मंजर को दिखाते हुए
चलिए इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। इसका अगला एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।